सर्दियों की एक ऐसी रात के बारे में सोचना जहां ठंड सीधे हड्डियों तक पहुंच रही हो, ओह, अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल हड्डियां कपा देने वाली ठंड। हाँ, बाहर इतना घना कोहरा फैला हो कि मतलब हाथ को हाथ दिखाई न दे, और एक ऐसा सन्नाटा पसरा हो जो सुकून देने की बजाय अंदर तक डरा देता है। और अक्सर ये माना जाता है कि डर किसी भयानक चेहरे या किसी अजीब सी आवाज का ही नाम है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर डर खुद उस सर्द मौसम में, उस घने कोहरे में और उस भारी सन्नाटे में ही छिपा हो? ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल इसी विचार के इर्द गिर्द घूमता है। एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री सामने आई है, स्कैरी होम यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, जिसकी कहानी का शीर्षक है ठंडी की रात में छलावा। हाँ, ठंडी की रात में छलावा। ये एक क्लासिक भारतीय ग्रामीण लोक कथा है। इसमें 27 साल के एक नौजवान धर्मपाल का सामना सर्दियों की एक खौफनाक रात में कुछ ऐसे अनुभवों से होता है जो तर्क की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक डरावनी कहानी के पन्ने पलटना या किसी को डराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस स्रोत सामग्री के जरिए ये समझने का एक शानदार मौका मिलता है कि भारतीय ग्रामीण लोक कथाओं में डर का ये जटिल ताना बाना आखिर कैसे बुना जाता है। मतलब ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। एकदम सही। यह सिर्फ एक अलौकिक घटना का सीधा साधा विवरण नहीं है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये कहानी मानवीय मनोविज्ञान, इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों और लोक कथाओं के पीछे छिपे जीवन के उन कठोर सबकों का एक बेहतरीन उदाहरण है जिन्हें पीढ़ियों से कहानियों के रूप में सहेजा गया है। चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे माहौल से होती है जो सुनने वालों को मानसिक रूप से उस जमा देने वाली ठंड के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। हाँ, वो शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। दृश्य कुछ ऐसा है कि गांव के लोग दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत खत्म करके चौपाल पर आग के चारों ओर बैठे हैं। और ठंड इतनी कड़ाकी की है कि सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले हाथ सून हो जाने की बात कही गई है। बाप रे। हाँ, और इसी चौपाल की गर्माहट के बीच एक प्रीतम नाम का व्यक्ति अपनी आप बीती सुनाता है। वो नदी किनारे वाली घटना? हाँ, वही। वो बताता है कि उसने कल रात नदी किनारे एक अकेली औरत की परछाई देखी और वो डर के मारे बेहोश होते होते बचा। और इसके ठीक बाद एक अजीब इत्तेफाक होता है। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद कहानी सुनाने वाले धर्मपाल काका खुद उसी घने कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए रहस्यमयी तरीके से थोड़ी देर से उस चौपाल में पहुंचते हैं। ये जो पूरी सेटिंग है ना, ये बहुत कुछ कहती है। मुझे भी यही लगा। ये माहौल, ये हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कोहरा खुद एक डरावने पात्र की तरह काम कर रहा है, एक अदृश्य दुश्मन की तरह। हाँ, मैं इसे ऐसे देखती हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी हॉरर फिल्म को देखने से पहले कमरे की सारी लाइट बंद कर देना। अरे वाह, क्या उपमा दी है आपने। है ना? ये चौपाल की आग और बाहर का घना अंधेरा असली डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर रहा है। ये हॉरर फिल्म से पहले लाइट बंद करने वाली उपमा स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाती है। अगर कहानी की मनोवैज्ञानिक संरचना को देखें तो मुख्य घटना शुरू होने से पहले ही दिमाग में डर के बीज बो दिए गए हैं। मतलब प्रीतम की घटना से? हाँ, प्रीतम की घटना एक बहुत ही क्लासिक तकनीक है जिसे कथा साहित्य में फोरशैडोइंग या आने वाले खतरे का संकेत देना कहते हैं। ओह, तो वो श्रोताओं को तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। ये घटना स्थापित करती है कि गांव के आसपास का माहौल सामान्य नहीं है। ये पूर्वाभास धर्मपाल की आगे आने वाली कहानी को एक विश्वसनीय आधार देता है। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब लोग आग के पास सुरक्षित बैठे होते हैं और बाहर के खतरे की बात कर रहे होते हैं, तो वो सुरक्षा का एहसास भी धीरे धीरे डरावना लगने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आग हमेशा नहीं जलेगी। सही पकड़ा। क्योंकि अवचेतन मन में ये बात लगातार घूमती रहती है कि चौपाल की आग अस्थायी है और अंततः हर किसी को उसी अंधेरे और कोहरे में वापस अपने घर जाना है। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और यहीं से धर्मपाल काका अपनी जवानी के दिनों के उस खौफनाक रात का जिक्र शुरू करते हैं, जो श्रोताओं को एक बिल्कुल अलग ही मानसिक स्थिति में ले जाती है। हाँ, 27 साल का धर्मपाल एक दावत से लौट रहा है। रात बहुत गहरी हो चुकी है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बहुत ही अजीब और अनिश्चित बताया गया है। बिल्कुल। कभी बारिश अचानक रुक जाती है और कभी भयंकर रूप ले लेती है। और ऐसे खराब मौसम में वो अकेला है।
हाँ, इसी बीच वो एक सुनसान चाय की दुकान पर रुकता है जहां दूर दूर तक कोई और इंसान मौजूद नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक उसके पास आती है। और वो उससे मदद मांगती है। राइट। हाँ, वो पुरानी हवेली तक छोड़ने के लिए उससे मदद मांगती है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मैं हमेशा सोचती हूँ कि भूत प्रेत या छलावे की कहानियों में हमेशा डरावनी शक्तियाँ एक असहाय या कमजोर रूप ही क्यों चुनती हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ये इंसानियत और सहानुभूति का फायदा उठाने की कोई सोची समझी चाल है? अक्सर लोक कथाओं में बुराई सीधे तौर पर हमला क्यों नहीं करती? वो डराकर भी तो ले जा सकती थी। यहीं पर तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात आती है। वो है उस छलावे की रणनीति। मतलब वो माइंड गेम खेल रही थी? बिल्कुल। वो बूढ़ी औरत सीधे तौर पर कोई सुपरनैचुरल डर या भयानक चेहरा नहीं दिखाती। इसके बजाय वो बहुत ही तार्किक और मानवीय डर का इस्तेमाल करती है। तार्किक डर मतलब क्या? जैसे वो धर्मपाल से कहती है कि बरसात में उसका पैर फिसलने का डर है, वो बूढ़ी है, और शायद आगे का जो पुल है वो बारिश के पानी में डूब गया होगा। अच्छा, तो वो एक लॉजिकल कारण दे रही है। हाँ, वो एक वास्तविक दुनिया का डर, बाढ़, बारिश और फिसलने का खतरा सामने रखती है, और इस तार्किक डर का इस्तेमाल करके वो उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक रास्ते यानी सुनसान जंगल के शॉर्टकट की ओर ले जाने की कोशिश करती है। हे भगवान! मनोविज्ञान के नजरिए से इसे सहानुभूति का हथियार बनाना कहते हैं। सहानुभूति का हथियार। हाँ, इंसान के विकास के इतिहास में दूसरों की, खासकर बुजुर्गों की मदद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान के जिंदा रहने का एक अहम हिस्सा रही है। मतलब हम मदद करने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल। और ये छलावा उसी सबसे मजबूत मानवीय गुण को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। ये तो किसी के भी दिमाग से खिलने वाली बात हो गई। हाँ, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक जाल है ये। और जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी में होता है। और हड़बड़ी में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। एकदम सही। ऐसे में जब कोई ये कहे कि पुल डूब गया होगा, जंगल वाला शॉर्टकट ले लो, तो घबराया हुआ दिमाग खतरे का सिग्नल देने के बजाय उस शॉर्टकट को एक तार्किक उपाय मान लेता है। सोचने की क्षमता उस हड़बड़ी में काम करना बंद कर देती है। धर्मपाल भी बिल्कुल यही गलती करता है। वो उस औरत के साथ जंगल के उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। और यहीं से कहानी का टोन बदल जाता है। हाँ, इसके बाद कहानी उस मनोवैज्ञानिक जाल से निकलकर सीधे तौर पर आमने सामने के खौफ में तब्दील हो जाती है। अब कहानी एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जहां परिवेश का डर सीधे तौर पर इंसान की इंद्रियों यानी देखने और सुनने की क्षमता पर प्रहार करने लगता है। वो जंगल का रास्ता, बाप रे! हाँ, जंगल का रास्ता, पेड़ों की टहनियों का हवा में इस तरह झूलना जैसे कोई परछाई छिपकर देख रही हो। ओह, ये तो सुनकर ही डर लग रहा है। और सबसे अजीब बात, उस बूढ़ी औरत के कदमों की आहट का बिल्कुल शांत होना। कोई आवाज नहीं आ रही थी उसके चलने की। ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। बिल्कुल। जब कोई इंसान घने अंधेरे में होता है और उसे साफ दिखाई नहीं देता, तो दिमाग जानकारी की इस कमी को पूरा करने के लिए छोटी छोटी आवाजों और परछाइयों को बहुत बड़ा और भयानक बनाकर पेश करने लगता है। मतलब दिमाग खुद ही हमें डराने लगता है। हाँ, ये मस्तिष्क की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो खतरे के प्रति सतर्क करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ यही प्रतिक्रिया धर्मपाल को मानसिक रूप से तोड़ने का काम कर रही है। और वे आवाजें भी तो कोई सामान्य आवाजें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। घने जंगल से जानवरों के अजीब तरह से चिल्लाने की गूंज आ रही है। फिर अचानक किसी अनजान लड़की के दर्द से चिल्लाने की स्पष्ट आवाज आती है। और बूढ़ी औरत का रिएक्शन देखिए वहाँ। हाँ, वो बूढ़ी औरत उसे सिरे से नकार देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ हवा की आवाज है या तुम्हारा वहम है, जो कि और भी ज्यादा डरावना है ना? सोचिए, एक तो घुप अंधेरा, ऊपर से ऐसी खौफनाक आवाजें, और फिर धर्मपाल अपनी आंखों के ठीक सामने एक लंबे झुके हुए साए को तेजी से सरकते हुए देखता है, जो किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक गुर्राता हुआ साया था। वो दृश्य कहानी का सबसे चरम बिंदु है। बिल्कुल। मैं इस पूरी स्थिति को कुछ इस तरह से देखती हूँ। ये जंगल का भयानक माहौल और बीच बीच में आसमान से कड़कती बिजली बिल्कुल एक कैमरा फ्लैश की तरह काम कर रही है। ओह, कैमरा फ्लैश? कैसे? मतलब अंधेरे में इंसान को पता नहीं होता कि उसके आसपास क्या मौजूद है। अचानक एक सेकंड के लिए बिजली चमकती है, बिल्कुल एक फ्लैश की तरह, और एक खौफनाक सच्चाई दिख जाती है। और फिर सब कुछ वापस अंधेरे में? हाँ, और अगले ही पल फिर से वही जानलेवा घुप अंधेरा छा जाता है। कैमरा फ्लैश का ये उदाहरण उस दृश्य की भयावहता को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। शुक्रिया। मुझे लगा ये श्रोताओं को विजुअलाइज करने में मदद करेगा। बिल्कुल करेगा।
ये दिखने वाले विजुअल डरों और सुनाई देने वाले ऑडियो डरों का एक बहुत ही मारक मिश्रण है। दोनों तरफ से प्रहार हो रहा था उस पर। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि क्या वो गुर्राता हुआ साया और उस लड़की के चिल्लाने की आवाजें सच में वहां थीं, या वे उसी छलावे द्वारा रचा गया कोई मायाजाल थे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अक्सर ऐसी कहानियों में जो बुरी शक्तियां होती हैं, उनका पहला लक्ष्य शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने शिकार का मानसिक संतुलन तोड़ना होता है, ताकि वो हार मान ले। बिल्कुल। जब धर्मपाल उस लड़की की आवाज सुनता है और बूढ़ी औरत उसे नकार देती है, तो ये शिकार को उसकी खुद की सच्चाई पर शक करने पर मजबूर करने की तकनीक है। इसे तो गैसलाइटिंग कहते हैं ना? हाँ, एक तरह की सुपरनैचुरल गैसलाइटिंग। शिकार अपने ही कानों और आंखों पर विश्वास करना छोड़ देता है। उसका दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या झूठ। बाप रे! इसी मानसिक उलझन के बीच कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। आसमान को चीरती हुई एक जोरदार बिजली गिरती है और रोशनी के उसी एक झटके में उस बूढ़ी औरत का हुलिया पूरी तरह बदल जाता है। वो अपना असली रूप दिखाती है। भयानक रूप। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं और शरीर जगह जगह से कटा फटा और छत विक्षत है। ये दृश्य कल्पना करने में ही डरावना है। वो दृश्य इतना अप्रत्याशित और भयानक है कि धर्मपाल बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से बेतहाशा भागता है। और ऐसे मौसम में भागना भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कीचड़ है, लेकिन वो तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि वो उस मनहूस जंगल को पार करके एक दूसरे गांव में नहीं पहुंच जाता, जहां से सच्चाई पता चलती है। हाँ, और वहां पहुंचने के बाद जो खुलासा होता है वो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल अलग ही नजरिया दे देता है। जब वो उस दूसरे गांव के लोगों को अपनी आपबीती सुनाता है, तो वे लोग स्तब्ध रह जाते हैं और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई उजागर करते हैं। क्या बताते हैं वो? वे बताते हैं कि कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसी ही भारी बारिश और तूफान वाली रात में उसी जंगल वाले रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर हुआ करता था। अच्छा, तो वो वहीं रहती थी? हाँ, उस भयंकर तूफान में एक भारी भरकम पेड़ उसके घर के ऊपर गिर गया था और वो औरत उसी के नीचे दबकर मर गई थी। तब से लोग उस रास्ते पर जाने से कांपते हैं। ओहो, ये तो बहुत दुखद है ना? ये खुलासा उस भयानक अनुभव को केवल एक खौफनाक घटना तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक तार्किक आधार दे देता है। एक ऐसा आधार जो अतीत की एक दर्दनाक और सच्ची त्रासदी से जुड़ा है। इस घटना का धर्मपाल पर इतना गहरा मानसिक असर होता है कि वो हमेशा के लिए कसम खा लेता है कि वो जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेगा। ये एक बहुत बड़ा सबक था उसके लिए। रास्ते पर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? आप किस दिशा में सोच रही हैं? मतलब, अगर इस कहानी के मूल संदेश को टटोला जाए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रामीण लोक कथाएं असल में पुराने जमाने की एक सर्वाइवल गाइड है? सर्वाइवल गाइड, ये एक दिलचस्प एंगल है। मतलब सुरक्षित बचने के नियम जिन्हें कहानियों का रूप दे दिया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में ऐसी डरावनी कहानियों की जरूरत थी? आपका मतलब है कि सीधे तौर पर क्यों नहीं समझाया गया? हाँ, समाज सीधे तौर पर ये क्यों नहीं कह सकता था कि रात में जंगल से जाना खतरनाक है? इसके लिए भूत प्रेत का डर पैदा करना क्यों जरूरी था? अगर इस सवाल को ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो इसका जवाब इंसानी स्वभाव में छिपा है। इंसानी स्वभाव? कैसे? देखिए, लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा उद्देश्य समाज को, विशेषकर युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना होता है। उस समय की स्थिति पर गौर करना चाहिए जब बिजली नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थी और संचार की कोई साधन मौजूद नहीं थे। हाँ, कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। बिल्कुल। खराब मौसम, भारी बारिश या तूफान में जंगल के रास्ते से जाना असल जिंदगी में किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा था। पेड़ गिरने का खतरा, जंगली जानवरों का हमला या रास्ता भटक जाने का जोखिम हमेशा बना रहता था। तो खतरा तो रियल था। 100% रियल। अब अगर समाज के बुजुर्ग सिर्फ ये कहेंगे कि जंगल से मत जाओ, पेड़ गिर सकता है, तो बहुत मुमकिन है कि युवा लोग अति आत्मविश्वास या अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उस सलाह को नजरअंदाज कर दें। हाँ, जवानी का जोश अक्सर खतरे को समझता नहीं है। एकदम सही। लॉजिक या तर्क अक्सर इंसान के अहंकार के सामने हार जाता है, लेकिन डर एक ऐसी आदिम भावना है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मतलब डर तर्क से ज्यादा असरदार है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि वहां एक छलावा है जो तुम्हारी जान ले लेगा, तो वो खौफ उस सुरक्षा नियम को सख्ती से लागू करने का एक अचूक तरीका बन जाता है। भूत का डर असल में प्रकृति के असली खतरों से बचाने के लिए पहनाया गया एक मनोवैज्ञानिक आवरण है।
ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानियां सिर्फ रातों की नींद उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों का वह संचित अनुभव है जो चीख चीख कर ये चेतावनी दे रहा है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली थी। और अगर आज के इस आधुनिक युग की बात की जाए, जहां सबके पास जीपीएस है, स्मार्टफोन्स हैं और हर जगह रोशनी मौजूद है, तो क्या ये कहानी अपनी प्रासंगिकता खो देती है? ये एक बड़ा सवाल है। श्रोताओं के मन में भी ये सवाल आ सकता है, लेकिन करीब से देखने पर लगता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति किसी अनजान शहर में ड्राइव कर रहा होता है और जीपीएस उसे अचानक किसी सुनसान अंधेरे शॉर्टकट से जाने का रास्ता दिखाता है, तो अंदर से घबराहट तो जरूर होती है। बिल्कुल होती है। वो आदिम डर आज भी हमारे अंदर है। हाँ, अजनबियों पर बिना सोचे समझे भरोसा करने का जोखिम आज भी उतना ही बड़ा है जितना उस समय धर्मपाल के लिए था। तकनीक जरूर बदल गई है, दुनिया आधुनिक हो गई है, लेकिन मानवीय खतरे और इंसान की मनोवैज्ञानिक कमजोरियां आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। सही कहा। छलावे का रूप शायद आज बदल गया हो, वो कोई डिजिटल धोखा हो सकता है, लेकिन अजनबियों से सावधान रहने और अज्ञात रास्तों से बचने का जो मूल सबक है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मतलब खतरे का रूप बदलाए, खतरा नहीं। बिल्कुल। कहानी के अंत में धर्मपाल जो कसम खाता है, वो असल में एक जीवन भर का सबक है। हाँ? कि लालच, जल्दीबाजी या बिना सोचे समझे लिए गए फैसले अक्सर इंसान को सबसे बड़े और जानलेवा खतरों की ओर धकेल देते हैं। इस कहानी ने डर, मानव मनोविज्ञान और लोक कथाओं के बीच के इस गहरे संबंध को बहुत ही शानदार तरीके से उजागर किया है। कैसे एक कहानी इंसानी दिमाग के डरने के तरीके का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित रखना सिखाती है। वाकई ये लोक कथाओं की ताकत है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले स्रोत सामग्री में दी गई एक छोटी सी जानकारी लगातार मेरा ध्यान खींच रही है। अच्छा, वो क्या है? और शायद सुनने वालों के लिए भी ये एक ऐसा विचार हो सकता है जो उन्हें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दे। स्रोत की कौन सी विशिष्ट जानकारी है जो इस दिशा में इशारा कर रही है? गांव वालों ने धर्मपाल को बताया था कि वो बूढ़ी औरत सालों पहले एक तूफानी रात में अपने ही घर पर भारी पेड़ गिरने से दबकर मर गई थी। हाँ, ये बात तो कहानी के अंत में पता चलती है। अब तक की चर्चा में इस घटना को एक छलावे या एक शिकारी के रूप में देखा गया, जो धर्मपाल को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान लेने ले जा रहा था। उसका कटा फटा शरीर उसके राक्षसी रूप का प्रमाण माना गया। बिल्कुल, सभी ने उसे बुराई का ही रूप माना। लेकिन अगर इसे एक दूसरे कोण से देखा जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा असल में कोई शिकार कर ही नहीं रही थी? ये इशारा किस तरफ है? क्या वो आत्मा उस जंगल में किसी और वजह से मौजूद थी? ये एक संभावना हो सकती है कि वो उस सदमे में, उस भयानक ट्रॉमा में फंसी हुई एक आत्मा थी। ट्रॉमा में फंसी हुई आत्मा? हाँ, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी उसी तूफानी रात को बार बार जी रही है। जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, वो उन्हें अपने घर ले जाकर मदद मांग रही होती है, ताकि कोई इंसान उसे उस गिरते हुए पेड़ से बचा सके। बाप रे! उसका कटा फटा शरीर शायद राक्षसी होने का सबूत नहीं, बल्कि उस हादसे के दर्द का सबूत था। यह विचार कि जिसे अब तक शुद्ध खौफ और बुराई माना जा रहा था, क्या उसके पीछे शायद एक बहुत गहरा अनसुलझा दुख छिपा हो सकता है? ये सच में एक बहुत ही मार्मिक और एक नया आयाम खोलने वाला विचार है। मैंने जब ये सोचा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ सकता हूँ। भूत प्रेतों की कहानियों को अक्सर सिर्फ बुराई और शिकार के चश्मे से ही देखा जाता है, लेकिन ये नजरिया कि वो आत्मा अपने अंतिम क्षणों के दर्द और लाचारी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और बस मदद की गुहार लगा रही है, ये डर की इस कहानी को एक बहुत ही गहरी भावनात्मक परत दे देता है। डर सहानुभूति में बदल जाता है। बिल्कुल, ये डर को सहानुभूति में बदल देता है। ये सोचने वाली बात है कि डरावनी कहानियों के पीछे छिपे दानव शायद असल में वो इंसान है जो किसी भयानक त्रासदी का शिकार हुए थे। और शायद यही इन ग्रामीण लोक कथाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। ये एक ही समय में इंसान को डरा भी सकती हैं, उसे सुरक्षित रहने का कड़ा सबक भी दे सकती हैं और अंत में उसे खौफ के पीछे छिपे गहरे इंसानी दर्द के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर सकती हैं। इन कहानियों की परतें कभी खत्म नहीं होती। एकदम सही कहा। तो जब भी कभी सर्दियों की किसी ठिठुरती रात में कोई सुनसान रास्ता सामने आए, तो ये कहानी जरूर याद आएगी, न सिर्फ उसके खौफ के लिए, बल्कि उसके पीछे छिपे उस अनकहे दर्द के लिए भी। एक बहुत ही गहरा विचार। श्रोताओं के लिए यह सोचने का एक अच्छा विषय है
कि अंधेरे में छिपने वाली हर चीज सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें शायद खुद भी डरी भी होती हैं।